कि भारत में न केवल उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ते हैं, बल्कि मतदाता भी एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या मोदी और शाह ने खेल के नियम बदल दिए हैं? क्या मैदान बराबर का नहीं है? देश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और ज्यादा आक्रामक हो गए। आप अगर उस वक्त के चुनावी भाषणों को देखें, उनके सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण और संदर्भ देने के कम से कम 100 उदाहरण दर्ज किए गए। भारत में तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव निष्पक्ष रह गए हैं? क्या कितनी सच्ची भावना इसमें बची हुई है? आयोग इस बारे में जरा सोचे कि चुनावी मुकाबलों के लिए बढ़ता खर्च भारतीय लोकतंत्र के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। क्या मोदी और शाह ने खेल के नियम बदल दिए हैं? क्या मैदान बराबर का नहीं है? आपको ये सवाल अटपटे लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये किस तरह के सवाल हैं, लेकिन कार्यक्रम में मैं आपको इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये सुनना चाहिए क्योंकि ये किसी डरावने सपने की तरह है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं क्रिकेट की एक प्रस्तावना से करना चाहता हूँ। मैरीलबोन क्रिकेट क्लब है, उसके क्रिकेट नियमों की प्रस्तावना है जिससे मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ कार्यक्रम की। इस प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि क्रिकेट का आकर्षण इस बात में है कि इसे न केवल नियमों में बंध कर खेलना होता है, बल्कि क्रिकेट की भावना से भी खेला जाना चाहिए। ये उसका आकर्षण है। उन्होंने ये लिखा है कि खेल निष्पक्ष हो, ये तय करने की मुख्य जिम्मेदारी कप्तानों की होती है, लेकिन सभी खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों से भी इसकी अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा करें। इस प्रस्तावना का गहरा अर्थ है कि सभी खेल निष्पक्ष प्रतियोगिताओं की भावना पर आधारित होते हैं, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। और जब मैं खेल कहता हूं तो मेरा अर्थ खेल के साथ साथ हिंदुस्तान में होने वाले चुनावी खेल से भी है। किस तरह से एक सेम बैटल ग्राउंड नहीं है, आज के कार्यक्रम में मैं ये समझने की और बताने की कोशिश करूंगा। आखिर कैसे हिंदुस्तान का चुनावी खेल न तो निष्पक्ष रह गया है और न ही नियमों से बंधा हुआ। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको कुछ सबूत देता हूं, कुछ सबूतों के साथ बताने की कोशिश करता हूं। चुनावों पर खेल के कुछ बुनियादी सिद्धांत लागू होते हैं जो इलेक्शन होते हैं उस पर। जैसे जो खेलना चाहते हैं उन सभी के लिए नियम और मैदान एक बराबर होने चाहिए। अगर नियमों को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा या पिच को खोद दिया जाएगा या उसको अलग तरह से किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अलग तरह की रुकावटें डालने से ईमानदारी से मुकाबला नहीं हो सकता, इसको ईमानदार नहीं माना जा सकता। लेकिन भारत में तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव निष्पक्ष रह गए हैं? क्या कितनी सच्ची भावना इसमें बची हुई है? एक एक करके शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं चुनावी खर्च की। 2022 के चुनाव को ले लीजिए, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, पैसा पानी की तरह इन चुनावों में बहाया गया। चुनावों से पहले सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक ने 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे। ये राज्य चुनावों में अब तक की सबसे ज्यादा बॉन्ड बिक्री थी और 2019 में हुए आम चुनावों से पहले बेचे गए 3622 करोड़ रुपए के बॉन्ड के बाद दूसरे नंबर पे थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है लोकेश के बत्रा। उन्होंने बॉन्ड की बिक्री के बारे में एसबीआई से 19 चरणों में डेटा जमा किया। 19 चरणों में डेटा जमाया। उनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले 4 सालों में बेचे गए 90% से ज्यादा चुनावी बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के मूल्य के थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेचे गए चुनावी बॉन्डों का कम से कम 3/4 सत्तारूढ़ बीजेपी के पास चला गया। खेल की बात करें तो यहाँ खेल इस तरह से हुआ कि उसे चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ाकर खेल के मैदान को गैर बराबर बना दिया। यानी ज्यादा पैसा बीजेपी के पास गया, चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी। विधानसभा क्षेत्रों के लिए जहां पहले 20 से 28 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत थी, अब उसको बढ़ाकर 28 से 40 लाख कर दिया गया। यानी पैसा तो बीजेपी के पास है। इससे ज्यादा खर्चा करने के लिए लोग प्रेरित हुए, जो कैंडिडेट हैं वो प्रेरित हुए। अगर चुनाव आयोग से किसी सुधार की जरूरत थी तो वो उनमें से एक ये हो सकता था कि आयोग इस बारे में जरा सोचे कि चुनावी मुकाबलों के लिए बढ़ता खर्च भारतीय लोकतंत्र के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है। 2019 के आम चुनाव को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे महंगे चुनावों के रूप में दर्ज किया जाता है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। यहां तक कि इसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया। निश्चित रूप से भारत जैसे बड़े देश के लिए यहां पर जिस इस तरह की गरीबी है, वहां पर आयोग को खर्च की सीमा बढ़ाने से ज्यादा इस बात पर जोर देना चाहिए था कि कैसे इस देश के लिए इस खर्च की सीमा को घटाया जाए, खतरे की घंटी कैसे है।
भारत में चुनाव जिस संस्थागत ढांचे के तहत होते हैं, इसकी जांच करते वक्त चुनाव आयोग के कामकाज की पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। 2021 में स्वीडन में वी डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में रखा गया था। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे देश के चुनाव आयोग की स्वायत्तता में गिरावट के कारण भारत की रेटिंग गिरी है। 2019 में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ भी कहने से ये कहते हुए इनकार कर दिया, मना कर दिया कि ये पुरानी रवायत है। 2020 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आंतरिक बैठकों में मुखर रहने वाले एकमात्र चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त न बनाकर मनीला के एशियाई विकास बैंक में भेज दिया गया था, आपको अगर याद हो तो। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सतीश चंद्र को बना दिया गया। ऐसा केवल दूसरी बार हुआ था कि किसी गैर आईएएस अधिकारी को इस शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया। लोगों ने सवाल पूछे, हैरानी जताई। इसके बाद जून 21 में लवासा की जगह को भरने के लिए चुने गए सेवानिवृत्त अनूप चंद्र पांडे 2019 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मुख्य सचिव थे। ये भी एक संयोग था कि पांडे के कार्यभार संभालने के कुछ ही महीनों के बाद, कुछ वक्त के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। अब आप देखिए कि किस तरह से बैटल ग्राउंड बिगड़ रहा है। चुनाव आयोग ने 2019 में आदित्यनाथ के खिलाफ मोदी जी की सेना नारे लगाने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्हें बस ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप थोड़ी सी एहतियात बरतिए। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और ज्यादा आक्रामक हो गए। आप अगर उस वक्त के चुनावी भाषणों को देखें, उनके सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण और संदर्भ देने के कम से कम 100 उदाहरण दर्ज किए गए। इसमें 80% बनाम 20% शामिल है और इसका चुनाव आयोग और किसी ने विरोध नहीं किया। इसके अलावा अब्बा जान वाली उनकी ठिठोली चर्चाओं में रही उस वक्त। मिलना है राशन, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच 3 महीनों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 34 भाषणों के एक वेबसाइट के द्वारा तैयार किए गए विश्लेषण से परेशान करने वाले एक पैटर्न का इस दौरान खुलासा हुआ। लेकिन इस बार भी उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अमेठी के एक बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने मुसलमानों की दाढ़ी काट देने का आह्वान कर अपने समर्थकों से किया था उस चुनाव में। एक अन्य मामला था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी को वोट नहीं दिया उसके अंदर मियाँ का खून है, ये एक बयान आया। चुनाव आयोग ने दोनों मामलों पर बड़ी लचर प्रतिक्रिया देते हुए उनके प्रचार पर सिर्फ 24 घंटे के लिए रोक लगाई। आयोग को असहाय कर दिया गया है और उसको ये एहसास तक नहीं रहा कि एक बड़े और संवेदनशील राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण अभियान चलाया जा रहा है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। जून 2021 में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी से लिंक कराने के लिए आधार नंबर मांगे थे, अगर आपको याद हो। इस आशय का एक विधेयक संसद में पहुंचा और अब वो कानून बन गया है। इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया कि ये गुप्त मतदान को गंभीर रूप से खतरे में भी डाल सकता है और इस डेटा तक पहुंच रखने वाले लोगों के साइकोमेट्रिक प्रोफाइल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित भी किया जा सकता है। इसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। आधार नंबर से वोटर आईडी को जोड़ना लाभों और सब्सिडी के लाभार्थियों के साथ एक मन मुताबिक तिकड़म करने का रास्ता तैयार कर दिया गया, एक रास्ता दिखा दिया गया। जिनके पास ये डेटा होगा उनके पास ये अनुचित पहुंच हो जाएगी कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। हमारे चुनावी ढांचे का जो तीसरा पहलू है जिस पर गंभीरता से सोचे जाने की ज़रूरत थी, वो ये था कि मीडिया किस तरह से वर्क करे। दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने एक शोध कार्यक्रम किया। लोक नीति के तहत तुलनात्मक लोकतंत्र कार्यक्रम उन्होंने किया और इसके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के एक भाग के रूप में इसको प्रकाशित किया गया। 2014 के एक शोध पत्र में ये पूछा गया कि क्या मीडिया का रवैया भारत में वोट डालने और राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है। ये बड़ा सवाल था और निष्कर्ष ये निकला कि शोध में इस बात की स्पष्ट सबूत मिले कि जिनका मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा था या बहुत ज़्यादा है,
उन मतदाताओं की 2014 के चुनाव में बीजेपी को वोट देने की ज़्यादा संभावना थी। हाल में वोट डालने वाली जो जनता है उसका मीडिया एक्सपोजर कई गुना बढ़ गया है, वो ज़्यादा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बीजेपी सरकार विज्ञापनों के वितरण के जरिए विज्ञापन देकर अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन मजबूती से मीडिया पर कंट्रोल रखती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच टीवी न्यूज़ चैनलों में विज्ञापनों पर 160.31 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कुछ ही हफ्ते पहले हिंदुस्तान के अखबारों के पाठकों पर बड़े बड़े पेज के विज्ञापन आपने देखे होंगे, उसकी बौछार कर दी गई, जिसमें विपक्ष को निशाना बनाने वाले संदेश गढ़े गए थे, वो संदेश दिए गए थे। समाजवादी पार्टी के बारे में ये विज्ञापन ये कहते थे कि इनके राज्य में मुसलमान कानून से ऊपर हो जाते हैं। ये भी एक तरीके से ध्रुवीकरण था। इसको लेकर अशोका रोड पे चुनाव आयोग के दफ्तर में चर्चा तक नहीं हुई कि आखिर ये किस तरह से क्यों किया गया। जब एक शर्मनाक विज्ञापन में कोलकाता के मां फ्लाईओवर को उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के रूप में दिखाए जाने की कोशिश हुई तो इंडियन एक्सप्रेस ने बीच में कूदकर माफी मांगी। यानी वो ये कहना चाहता था कि गलत तस्वीर चुनने के लिए सरकार दोषी नहीं है। अखबारों के अलावा टीवी बहसों ने भी बीजेपी की राज्य सरकारों द्वारा किए गए दावों पर सवाल उठाने, आलोचना करने या सिर्फ एक ईमानदार मूल्यांकन करने तक को जरूरी नहीं समझा, उस पर काम नहीं किया, जो कि काम है मीडिया का। विधानसभा चुनाव के अंत में मतदाताओं को मीडिया से नागरिक शैली का कोई एजेंडा नहीं मिला। यहाँ तक कि सोशल मीडिया स्पेस यानी फेसबुक को ले लीजिए, ट्विटर को ले लीजिए, यहाँ पर भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ये सब लोटम लोट पड़े हुए दिखाई दिए। ये भारतीय मतदाताओं के लिए एक दिवा स्वप्न भी हो सकता है। ये दौर भी है कि भारत में न केवल उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ते हैं बल्कि मतदाता भी एक दूसरे से लड़ते हैं, वो भी एक भीषण गैर बराबर मैदान में। इन सब से जो जानकारी मतदाताओं को मिलती है, जो चुनाव के रेफरी हैं और जो चुनाव के नियम हैं, ये सभी संदिग्ध हो जाते हैं, इस पर क्लैरिटी नहीं रहती और भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाता। ये कुछ प्रश्न हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि 24 में वो ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा 19 की अपेक्षा, 24 में क्या इस तरह की चीजों से बचा जा सकता है, या जो अभी विधानसभा के चुनाव आने उसमें बचा जा सकता है? क्योंकि जो गैर बराबरी का बैटलफील्ड है ये कहीं ना कहीं एक पक्ष को ज्यादा मजबूत बना देता है। और फिर चुनाव आयोग आप देख ही रहे हैं। आप जरूर टिप्पणी करके बताइए कि ये क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थितियां बन गई हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की मैं आपसे अपील करता हूं, ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और जितना हो सके देखें। मुझे इजाज़त, बहुत शुक्रिया।